अमन भैया उसके बाद आपने YouTube की दुनिया में कदम रखा और बहुत थोड़े ही समय में अपनी मेहनत और लगन के बल पर, अपने कंटेंट के बल पर एक बहुत ही अच्छी सफलता आपने प्राप्त की है। और सफलता इस तरह की, एक की बजाय उन्होंने आज उनके तीन चैनल जो है हम देख रहे हैं और तीनों ही बहुत ही सफलता के साथ चल रहे हैं। हर्ष की बात लाइव, हर्ष कुमार, ग्लोबल हर्ष। फिर हमने देखा कि किस तरह से वो आगे बढ़े हैं। हमने देखा कि वो युवा साथियों को अपने साथ जोड़ने की ऐसी सामर्थ्य, ऐसी क्षमता, यानी वो नौकरी देने की स्थिति में, तो इस तरह से उनका सफर आगे बढ़ रहा है। और अभी हमने विधानसभा के चुनावों में देखा, जो पिछले विधानसभा चुनाव बीते हैं, उसमें हमने देखा कि YouTube यानी YouTube पर जो पॉलिटिकल चैनल्स हैं, आप कुछ चुनिंदा चैनल्स में शामिल हैं। आपके चैनल, चुनिंदा शब्द इस्तेमाल करूंगा, कि जिनके राजनीतिक विश्लेषण और सर्वेक्षण जो है वो लगभग 100% सफल रहे, 100% सटीक बैठे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तथ्य पर और जमीन, इन दोनों चीजों को नहीं छोड़ा। यानी जमीन पर जो दिखाई दिया वो उन्होंने व्यक्त किया। अगर उनको शामली में ये दिखाई दिया कि गन्ना मंत्री हार रहे हैं, तो उन्होंने इसको लिखा, इन्होंने इसको कहा। और अगर उनको ये दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो उसको उन्होंने लिखा, बाकायदा हर एरिया का उन्होंने सीटों का विवरण दिया अपने नेटवर्क के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, और वो बिल्कुल सटीक बैठा। तो ये इस तरह की इनकी यात्रा रही है। और इससे उत्साहित होकर हम देख रहे हैं कि वो इसको, जो सर्वेक्षण वाला जो हिस्सा है, इसको और आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं आगे। तो हमारी एक बार के अनुरोध पर आपने यहाँ आने का आमंत्रण स्वीकार किया, इसका हम उनको धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। और अब मैं सीधे उनको माइक सौंपता हूँ, वो अपनी बात। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का, मुझे यहाँ बुलाया। और लव जी ने एक बात कही कि हमारे एक ही कॉल पे ये यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गए। मैं तो एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। मैं मास कॉम में जो लोग बच्चे आ रहे हैं उन सब से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ। और मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी इस फील्ड में आए हैं वो पत्रकार बनने के लिए आए हैं या सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए आए हैं।
मैं कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दूंगा, आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगा और आप सब लोगों से कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश करूंगा। हेयर कलर कितने लोग यूज़ करते हैं आप सब में से? गर्ल्स करती होंगी, कोई हेयर कलर नहीं करता है अभी? नहीं यूज़ करते? आप तो डाई लगाते होंगे, आप उसे हेयर कलर का। हेयर कलर को जब हम यूज़ करते हैं तो उस पर एक लिखा होता है कि सबसे पहले स्किन के किसी पार्ट पे लगा के उसको आप टेस्ट कर लें। कोई नहीं करता टेस्ट, सब ऐसे ही लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि टेक्निकली वो बहुत ज़रूरी है। आप पत्रकार बनने के लिए यहाँ पर आए हैं या डिग्री लेने के लिए, इसका आप लोगों ने अपना कभी कोई टेस्ट किया है? मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट आपको दूंगा, मेरे जाने के बाद आप लोग करना उसको। अगले 7 दिन तक जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट का है, आप स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, पॉलिटिकल राइटिंग में, किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि आप उसके एक्सपर्ट हैं, डेली एक आर्टिकल लिखिए, लव जी को, प्रशांत जी को दिखाइए, उनसे कहिए कि सर 10 में से इसको आप रैंक करें, 8, 7, 5 जो भी हैं। आपको 7 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि आप पत्रकार बनने के लिए आए हैं या केवल डिग्री लेने के लिए आए हैं। और एक धारणा जो बाहर बन गई है मास कम्युनिकेशन के बारे में कि जिन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलता वो मास कॉम में आ जाते हैं। आप लोगों ने भी सुनी होगी दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं ये बातें कि जब लगता है कि मेरा वहाँ पे नहीं हो जाएगा एडमिशन तो मास कॉम में एडमिशन लेना बहुत आसान होता है। मैं प्रोफेशन के बारे में कोई निगेटिव बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने जजमेंट के बारे में आपको खुद को जज करने की बात कह रहा हूँ कि आप ये टेस्ट कीजिए कि आप यहाँ पत्रकार बनने के लिए आए हैं या सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए आए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें तो बढ़ती चली जाएंगी, नौकरियाँ भी मिलती चली जाएंगी, छोटे अखबार में जाएंगे, फिर एक संस्थान छोड़ के दूसरे संस्थान में चले जाएंगे, आप सीनियर लेवल पर पहुंच जाते हैं। लंबा सफ़र, एक बार आदमी जी इस लाइन पे चला जाता है, जो एक बार पत्रकार बन गया वो ज़िंदगी भर पत्रकारिता से बाहर नहीं निकल पाता। मैं आपको बता दूँ, अगर 10 साल आपने इसमें स्पेंड कर दिए तो आप समझ लीजिए कि आप फिर पत्रकार ही हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को मेरे यहाँ आने की इन्फॉर्मेशन कितने दिन पहले दी गई? 1 वीक। किसी ने गूगल किया मेरे बारे में? किया? और किसी ने किया? यूट्यूब पे सर्च किया मेरे चैनल को? 5 लोगों ने सर्च किया। अभी फ़िलहाल यही 5 लोग जो है पत्रकार बनने के लिए एलिजिबल हैं मेरे हिसाब से। आमिर खान का एक शो आता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है? आ नहीं रही है वो? अच्छा, सत्यमेव जयते करके एक शो आता है, उसमें बाद में हमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए बुलाया गया था, कुछ पत्रकारों को, कुछ लोगों को। वहाँ पे आमिर खान से मुलाकात हुई थी ये, और आप सोच रहे हो कि मैं अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ये अदिति राव हैदरी है, आप लोग पहचानते होंगे इन्हें, ये हमारे ऑफिस में आए थे दिल्ली में, वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी। वज़ीर फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे ये। आगे चलो। ये ऑटो एक्सपो लगता है नोएडा में, आप लोग गए होंगे, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर जाना, और 3 बार शायद अभी लगाया, 3 या 4 बार, और मैं हर बार गया हूँ। पिछली बार शायद कोविड की वजह से नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर होने जा रहा है। तो इसकी मैंने लगातार कवरेज की 3-4 साल तक वहाँ पे। आगे चलो। ये मीडिया का जो सेंटर वहाँ पे बनाया गया था ऑटो एक्सपो में, ये वहीं का है। चलते रहो आगे। ये मैंने ब्लॉग लिखा था अपना, हर्ष की बात की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले, ये ब्लॉगिंग से ही हुई थी। ब्लॉगर पे एक ब्लॉग बनाया था मैंने, और जब मैं अमिताभ बच्चन से मिला था तो
उसके बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा था, कैसे उनसे मेरी मुलाकात हुई, कैसे उन्होंने बिहेव किया, कैसे वो मुझसे मिले। और किसी ने अगर मुझे ट्विटर पे सर्च किया हो तो शायद मैं यूपी में एकमात्र जर्नलिस्ट हूँ जिसे अमिताभ बच्चन फॉलो करते हैं ट्विटर पे, और किसी को फॉलो नहीं करते यूपी में। नेक्स्ट, ये बच्चन साहब से मिले थे, ये पीवीआर है वहाँ पे बसंत कुंज में, वहाँ पे मुलाकात हुई थी उनसे। और ये जब मेरे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो मुझे सिल्वर बटन मिला था, ये उसका है। ये फरहान अख्तर से मुलाकात हुई थी वज़ीर फिल्म के प्रमोशन में। ये अभी हमने चुनाव के समय जो लव जी ने अभी बात कही थी कि गन्ना मंत्री अगर हार रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई गन्ना मंत्री हार रहे हैं, ये वहीं पे हम रिपोर्टिंग के लिए अभी गए थे अपने चैनल के लिए। ये उसी मौके का है। ये शुगर मिल है बजाज की वहाँ पे गन्ना मंत्री के क्षेत्र में, ये वहाँ पे हमने कवरेज की थी इसकी। और ये मेरी पत्रकारिता की पहली यादगार तस्वीर है, मेरे ख्याल में 25 साल पुरानी होगी, जब मैं काफ़ी यंग था और कल्याण सिंह के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कल्याण सिंह अब दुनिया में नहीं रहे, ये परिंदी चोपड़ा हैं, ये हमारे ऑफिस में ही आई थी। ये किल दिल करके एक पिक्चर आई थी, उसके प्रमोशन के लिए आई थी। इनके साथ रणबीर भी आए थे। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट। ये अभी शामली का है जिसके बारे में लव जी बता रहे थे। वहाँ ये कुछ वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये आरएलडी के, बीजेपी वाले, इन सबको हमने बुलाया था अपनी एक डिबेट में। ये राज बब्बर से मैं जब दैनिक जागरण में मुजफ्फरनगर में ब्यूरो चीफ था, उस समय मुझे इनसे मिलने का मौका मिला। 2-3 बार मिले हैं राज बब्बर से। ये एक राज बब्बर को इंटरव्यू किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का था वैसे तो ये, लेकिन मैंने कहा भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं तो अलग से इंटरव्यू करूँगा, तो मैंने इंटरव्यू किया था राज बब्बर का। बड़ा प्रभावित हुए थे, मेरा नंबर लेके गए थे, कभी कॉल तो किया नहीं इन्होंने, लेकिन नंबर लेके गए थे मेरा। नेक्स्ट करो। ये बाबा रामदेव का एक कवरेज किया था। ये रणविजय को आप सब लोग जानते होंगे, ये फिल्म आई थी इनकी 3 AM, और ये जो लड़की है साथ में मेरे, ये हमारे ऑफिस में ही है कि आजकल जी न्यूज़ में है, जेता यादव। ये बाजीराव मस्तानी फिल्म का प्रीमियर हुआ था बॉम्बे में, तो वहाँ पे हमें बुलाया गया था, उसकी कवरेज के लिए गए थे। ये हमारे ऑफिस में ही आए थे तो रणबीर किल दिल के प्रमोशन में। ये सचिन को इंटरव्यू किया था, सचिन की फिल्म आई थी बायोपिक, सचिन बिलियन ड्रीम्स, क्या था उसका नाम, है ना? हाँ, तो उसके लिए इनका इंटरव्यू किया था सचिन का। ये बहुत पुरानी तस्वीर है, 10-15 साल पुरानी, सानिया मिर्ज़ा को इंटरव्यू किया था, ये तब की है। ये संजय लीला भंसाली को इंटरव्यू किया था बॉम्बे में। ये अभी शुगर मिल पे एक कवरेज की थी, पेमेंट नहीं हो रही थी किसानों की, उनके बारे में। ये बहुत एक ख़ास तस्वीर है, पिछले साल जुलाई की बात है। ये सब जितने भी हैं लड़के सब खड़े हुए हैं, ये आज की तारीख में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, और इनकी नियुक्ति का मामला फंसा हुआ था। इन लोगों की ट्रेनिंग भी कोविड काल से पहले हो चुकी थी और अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा था। किसी ने, होता है कि 500 बच्चों ने दिया, उनमें से 2 लोग कोर्ट चले गए तो सारे अपॉइंटमेंट्स रुक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़के गए। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के वकील 15 से 20 लाख रुपए फीस लेते हैं। इन्होंने चंदा कर करके अपने पैसे घर से मांग के सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बार हियरिंग लगवाई, और उसके बाद भी इनका कुछ नहीं हो रहा था। अब मैं तो इसे महज इत्तेफाक कहूँगा कि इनमें से किसी ने मेरा नंबर कहीं से तलाशा, सोशल मीडिया से, मेरे इंस्टाग्राम से मेरा नंबर निकाल लिया और मुझे कहा कि सर हमारे ऊपर वीडियो बनाओ। इनके लिए हम बागपत गए, ये सब लोग बागपत इकट्ठा हुए थे, कोई लोनी का, कोई गाजियाबाद का, दूर दूर से आए थे सब लोग। और ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा चला, और आप ये समझिए कि ये वीडियो हुआ और 1 महीने बाद ही रिस्पॉन्स आ गया इन्हें, और ऑर्डर्स हो गए, इनके अपॉइंटमेंट हो गए। मैं कोई इसमें क्रेडिट नहीं रहा कि मेरी वजह से हैं, लेकिन इन लोगों का मानना है कि मैं इनके लिए बड़ा लकी रहा कि हमने इन पे वीडियो बनाया, क्योंकि उसमें हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वगैरह को भी टैग किया कि भाई ये ट्विटर पे शेयर किया इसको,
कि गरीब बच्चे हैं, इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। कुछ लोगों के तो ये कह रहे थे कि मेरे पेट बाहर निकल आया, मैं पुलिस की नौकरी क्या करूँगा, 2 साल से मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मैं फिट ही नहीं रहा इतना। तो ये सब चीज़ें उठाई, ये अच्छा लगता है कि हमने अपने प्रोफेशन से किसी के लिए कुछ अच्छा किया। हो गया सर, है ना? चलिए साहब, ये छोटी सी राम कहानी अपनी है। तो अपना टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों से मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि किसी को मैं हतोत्साहित कर रहा हूँ। अपना टेस्ट करते रहें, केवल ये मत सोचें। एक समय था कि पत्रकारिता के बारे में एक कहा जाता था कि ये एक मिशन है। नहीं, ये एक प्रोफेशन है। मैं आपको बताता हूँ, मिशन नहीं है पत्रकारिता, मिशन नहीं है। ये जो किताबें लिखी गई थी जिसमें ये लिखा गया कि ये मिशन है, ये 1947 से पहले लिखी गई किताबें हैं जिसमें से मिशन लिखा गया। उस समय मिशन क्यों था? उस समय सबके पास एक कॉज था कि हमें आज़ाद होना है। कुछ लोग अखबार छापते थे अपने आप ही, अपने खर्चों से, अपने रिसोर्सेज से अखबार को छापते थे, और उसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखे जाते थे, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता था। कुछ बिजनेसमैन भी थे उस समय जो मीडिया को सपोर्ट करते थे कि भाई आप इनके खिलाफ़ लिखो, पैसा भी मिलता था। उस समय अखबार सेल से पैसा कुछ नहीं मिलता था, सब अखबार फ्री ही बांटते थे। उस समय ये मिशन था। आज की तारीख में ये मिशन नहीं है, ये प्रोफेशन है। मिशन की तरह से कोई भी मत सोचे। अगर आपकी किसी किताब में ये पढ़ाया गया है तो उसे इरेज कर दें, प्रोफेशन की तरह लें इसे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएं। कई बार कहते हैं कि मैं जब अमर उजाला में ट्रेनी था, लव जी मेरे पहले बॉस थे। उस समय ये कहा जाता था आप 3 बजे मीटिंग में आइए। ये नहीं कहते थे, ये जो संपादक जी थे हमारे वो कहा करते थे 3 बजे मीटिंग में आओ। लव जी से कहा जाता था कि ये नए नए लड़के हैं, इन्हें 2 बजे तक रात के रोको और इनसे ये काम कराओ, इनसे ये काम कराओ। जब इस डेस्क का काम ख़त्म हो जाए तो उस डेस्क पे इन्हें बैठाओ। इस तरीके से सब लोगों को आ जाता। हम कहते थे कि यार ये तो बिल्कुल शोषण हो रहा है हमारा। 4,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और ये 12-14 घंटे की नौकरी करा रहे हैं। लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस समय इतना सारा काम नहीं करा होता तो शायद आज ये कुछ भी हासिल नहीं हुआ होता जो भी आज है। वो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड था हमारे बॉसेस का। आज के समय में कोई बॉस आपको ये नहीं कहेगा कि आप 12 बजे बैठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए, क्योंकि वो भी 12 बजे आएगा और 5 बजे भागने की कोशिश करेगा। हमारे संपादक जी ऐसे थे कि वो दिन भर ऑफिस बैठे रहते थे। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आप अपनी डिग्री, डिप्लोमा इसको कंप्लीट कीजिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अभी से ही आप शुरू कर दीजिए कि आप पत्रकार हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे कोई न्यूज़ देखते हैं, आपको लगा कि आज इस मुद्दे पर मुझे फेसबुक पे कुछ लिखना चाहिए तो फेसबुक पे लिखिए। आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरी फेसबुक देखी होगी, मैं कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं लिखता कि एक सेल्फी खींची किसी के साथ और डाल दी ऐसी, या सुबह गुड मॉर्निंग लिख दिया, या फिर भारत हिंदुत्व का नारा लगाते हुए कोई मीम उस पर पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे से कुछ डाउनलोड किया और उस पर डाल दिया। और इसलिए कई लोग अब मुझसे कहने लगे कि आज आपने फेसबुक पे कुछ नहीं लिखा, 4-5 लाइनें किसी भी चीज़ पे। जैसे कि मैंने अभी लिखा कि एक आईपीएस है अलंकृता सिंह, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो उनके बारे में। अभी वो पिछले साल अक्टूबर से गायब हैं और यूपी कैडर की हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पे चीफ सेक्रेटरी को कॉल किया लंदन से कि मैं लंदन में हूँ, पिछले साल अक्टूबर में, और अब पिछले हफ्ते जाके उन्हें सस्पेंड किया गया है जब योगी जी की दूसरी सरकार बनी है। अभी अब तक क्या कर रहे थे सब? तो मेरे मन में लगा ये सवाल उठना चाहिए कि क्यों अलंकृता सिंह को इतने समय तक आईपीएस आपने बना के रखा, क्यों उन्हें तनख्वाह आप देते रहे? और अब भी देखिए होगा क्या कि वो वापस लौट के आएंगी और बहाल कर ली जाएंगी, कुछ ना कुछ रीजन बता देंगी। इन्हें तो छुट्टी पे जाने की भी परमिशन होती है, आईएएस आईपीएस को तो 2-2, 3-3, 4-4 साल छुट्टी लेके चले जाते हैं, दूसरी जगह नौकरी करके आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। मेरे मन में सवाल उठा, मैंने इस पर पोस्ट लिखी सोशल मीडिया पर। मैं ये बताता हूँ कि आपके अंदर
थॉट प्रोसेस चलता रहना चाहिए, एक थॉट प्रोवोकिंग आपका दिमाग में एक ऐसा होना चाहिए, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं निकाल दीजिए, भले एक कागज़ पे लिखिए या अपने प्रशांत सर को दिखाइए, लव जी को दिखाइए, आके किसी और सर को दिखाइए कि सर इस पर हमने ये लिखा है। आप लोग पता नहीं यहाँ कोई अखबार वगैरह कुछ ऐसा वो निकालने का वो है प्रोविज़न, निकालते हैं, उसमें लिखिए। तो कहीं कुछ ना कुछ करते रहिए, केवल सोशल मीडिया का इस्तेमाल फन के लिए, मौज मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मत कीजिए। मैंने कभी नहीं किया इसका इस्तेमाल इस तरीके से, और यही वजह है कि आज मुझे तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर्स, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं कि यार ये बंदा देखते हैं आज क्या लिखता है। मुझे डीएम करते हैं ट्विटर पर, एक मेहुल शाह हैं, बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े, अमेरिका में रहते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, कई बार पैसा भी भेजते हैं, डॉलर भी भेजते हैं, और मुझे डीएम करते रहते हैं, मुझे मैसेज भेजते रहते हैं कि हर्षी आज के शो में इस चीज़ को उठाइए, आज ये चीज़ आपको हाईलाइट करनी चाहिए। एक अमेरिका में बैठा हुआ आदमी अपने देश के बारे में इतना सब कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हम तो अपने देश में बैठे हुए हैं, हमें अपने सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए, और यही पत्रकारिता है। जो भी मन में हो, इसे कहते हैं ना कि उल्टी कर दो उसकी, वोमिट कर दो उसको, जो भी है उसे अंदर मत रखिए, उसे कहीं ना कहीं उसको लिख लीजिए, कहीं डायरी में नोट कीजिए, उस पर कोई टिप्पणी कीजिए। फेसबुक पे ये ब्लॉग जो मैंने दिखाया अपना ब्लॉगर पे बना हुआ है, इस पर तो फ्री है, सब लोग बना सकते हैं, कुछ लोगों ने बनाया भी होगा इस पर, इसी पे लिखिए। आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि यह आपकी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। आप देखेंगे, मैं जब फेसबुक पे पुराने पेजेस मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं ना कि 5 साल पहले आपने क्या ट्वीट किया था, आपने 5 साल पहले क्या पोस्ट डाली थी, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने 5 साल पहले क्या लिखा था ये, और आज क्या चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं जो आज तब से अब तक बदली ही नहीं। बस बात सिर्फ इतनी ही है कि अपने अंदर पहले तो ये तलाश कर लें आप लोग कि आपके अंदर पत्रकारिता का कीड़ा है या नहीं, उसके बाद इस लाइन में आप आगे बढ़ें, और जो भी चीज़ आपके मन में आए उस पर लिखिए ज़रूर, कहीं ना कहीं अपने सर से उसको वेरीफाई कराइए, और उसकी एक डायरी बना लीजिए, नोटिंग फाइल बना लीजिए कहीं भी किसी तरीके से। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी और कुछ आप किसी खास चीज़ को पूछना चाहते हो मेरे प्रोफेशन से जुड़ी हुई, तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो। ये कैटेगरी क्या होती है, एंटरटेनमेंट या एजुकेशन में या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, और इनका आरपीएम कितना देखने को मिल सकता है? नहीं, ये चैनल की कैटेगरी तो बनाते नहीं हैं ये लोग, ये तो जो वीडियो डालते हैं हर एक में कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। चैनल की एक अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की जाती है, या तो एजुकेशन हो या टैक्स रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग आरपीएम सेट होता है, जिससे अर्निंग। मेरे ख्याल में आरपीएम वगैरह जो आरपीएम सीपीएम जो हैं, ये आपके कितना वीडियो देखा गया उसके आधार पे तय होते हैं। ये इस आधार पे तय नहीं होते कि आप किस कैटेगरी में डाल रहे हैं उसको। अब जैसे मेरे तो वीडियोज़ में डालता हूँ तो न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स कैटेगरी में डालता हूँ, उसका आरपीएम थोड़ा सा कुछ अलग है। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं सही कहूँ तो मुझे जानकारी करने का समय नहीं है। 3 वीडियो मुझे टारगेट है मेरा कि रोज़ मुझे बनाने ही हैं, तो मैं उस सब में इतना इन्वॉल्व रहता हूँ, उसकी रिसर्च में। अभी सुबह एक लाइव करके आया हूँ मैं, कल अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है दिल्ली में, उसे लेकर एक मैं लाइव अपना सुबह करके आया हूँ। तो ये आरपीएम सीपीएम वगैरह जो है, इनके चक्कर में अगर इतना जाओगे ना तो फिर आपको यूट्यूब में कैलिफोर्निया में नौकरी करनी पड़ेगी, आप अपने चैनल पे काम नहीं कर पाओगे। इसकी क्या ज़रूरत है तुम्हें? आप कंटेंट डालो ना, आपका आरपीएम सीपीएम खुद ही बढ़ता चला जाता है। जितना आपका लंबा, जितने टाइम तक आपके वीडियो को लोग देखेंगे, ये सब चीज़ें खुद ही अप होती चली जाती हैं, ग्राफ अपने आप ऊपर चला जाता है, बाकी सब डाउन रहता है। और कोई? देखिए, सफल यूट्यूबर बनने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मैंने पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ही यूट्यूब चैनल अपना बनाया है। यूट्यूब पे तो ये है कपिल, जो ये आपको शूट कर रहा है अभी एक कैमरा लेके, ये कॉमेडी वीडियो बनाता है अपने दोस्तों के साथ मिलके, इसने थोड़े जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया है। तो यूट्यूब तो एक आपको स्टेज मिला हुआ है। मैंने फिर वही कहा कि जैसे हेयर कलर का वो टेस्ट करते हैं, अपना टेस्ट अभी कर लो कि आपको आपका टॉपिक क्या है, किस मुद्दे पे, किस विषय पे आपकी पकड़ है, उसी पे आप बनाओ कंटेंट अपना। और आपको, अगर आप जेन्युइनली उसे बनाओगे, मेहनत से बनाओगे,
तो आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और उस पर व्यूज़ भी मिलेंगे। हाँ सर, सवाल ये है यूट्यूब पर चैनल बनाने के बाद पॉलिटिकल चैनल हमने बना लिया, मतलब पत्रकारिता के लिए, उसके बाद अगर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा? ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए कोई कार्ड या ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड पे ही जाना होगा। कार्ड की क्या ज़रूरत है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जितनी भी संस्थानों में नौकरी की, मैंने कभी कार्ड नहीं बनवाया। दैनिक जागरण में रहते हुए भी नहीं बनवाया। सब लोग मरे रहते थे वहाँ पे, हमारे कार्ड नहीं बने जी, हमारे कार्ड नहीं बने जी। वो पत्रकार ही नहीं है जिसे कार्ड दिखा के कहीं पर जाना पड़े। पत्रकार की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपने लिखने से और उन चीज़ों से पहचान जाते हैं कि भाई ये हर्ष कुमार हैं या नरेंद्र कुमार हैं। उस समय तो पासेस बनते हैं, वो तो हमें भी, हम लोगों ने भी बनवाए हैं। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल कावड़ यात्रा निकल रही है, दंगा फसाद हो गया, कर्फ्यू लग गया, उसके लिए तो लोकल लेवल पे पास बनते हैं। वो तो आप जिस संस्थान में कर रहे हो वो संस्थान आपको पास बनवा के देगा, उसके लिए कोई आईडी की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप बना सकते हैं, चाहूँ तो मैं भी, अब मैंने 2 लोगों का स्टाफ अभी रखा है, तो मैं चाहूँ तो अपना चैनल के बना के इन्हें दे सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। अब मैं शुगर मिल पे कवरेज करने के लिए गया, वहाँ मुझसे कोई कार्ड थोड़ा ही पूछ रहा है, या मैं लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में घूम रहा हूँ। ऐसा प्लेटफॉर्म है आज, अगर हम शुरू करना चाहें तो वहाँ पे हर किसी के लिए वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है। और यदि हम आज कोई देखें, कोई भी हो, हर किसी ने अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है और वो लगे पड़े हैं, चाहे उनका कंटेंट कैसा भी है। परंतु सर, एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस जीरो है, सब कुछ जीरो है, तो हालांकि सलाहें बहुत लोग देते हैं कि तुम अपना यूट्यूब चैनल बना लो, परंतु सर उसे कैसे स्टार्ट किया जाए और उसमें कैसा कंटेंट वो ऐसा हो जिससे कि वो इस मुकाम पर पहुंचे। फिर वही कहा, हेयर कलर का टेस्ट, फिर वही बात कहूँगा, पहले ये जान लो कि किस टॉपिक पे आपकी पकड़ है, किस टॉपिक पे आप, वो कैसे जान लें, ये तो आपको ही जानना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब ये कपिल जो अभी आपको कैमरे से बना रहा है, ये मेरे साथ घूमता जरूर है, लेकिन इसका इंटरेस्ट है कि मैं कॉमेडी पे ही वीडियो बनाऊंगा। वो शौकेंद्र क्या नाम है, वो उस तरफ शौकीन क्या नाम है, उस टाइप की कॉमेडी बनाऊँ। तो अलग अलग इंटरेस्ट होता है सबका पहले तो। और देखिए, यूट्यूब पे कंटेंट इज़ द किंग, ये हर जगह लागू होती है, अखबार में भी, डिजिटल मीडिया में भी, जो कंटेंट है वही किंग है। आप जिस फील्ड के बारे में भी कोई चीज़ बना रहे हैं, उसमें आप लोगों को थोड़ा दूसरों से डिफरेंट क्या दे रहे हैं, तभी आपके पास आ जाते हैं सब्सक्राइबर। पहले तो ये जान लो, अपने आप को पहचान लो कि भाई मैं किस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, मैं किस में जा सकता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ अमर उजाला में जब 22-23 साल पहले यहाँ नौकरी शुरू की थी, तो उस समय स्पोर्ट्स के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था, तो हमें स्पोर्ट्स डेस्क पे रख दिया गया। तो कभी एक हर इंसान के अंदर एक कहीं ना कहीं पे एक ऐसी चीज़ होती है कि उसकी तरफ बहुत रुझान होता है, किसी का तरफ फिल्मों की तरफ है, किसी भी सेक्टर की तरफ है। कई मेरे साथी हैं जो पत्रकार हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर अपने चैनल बनाए हैं कि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक खाद का इस्तेमाल, जैविक खाद कैसे बनाई जाती है, किस किस तरीके से बनाई जाती है, वो देश भर में घूमते रहते हैं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका रुझान किसकी तरफ है, उसी चीज़ पे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और कंटेंट को बनाएं, आपको लोग देखेंगे। सफलता तो बिल्कुल आएगी आपके 100%। बस आप अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपना जो टॉपिक आपने लिया है उसके प्रति आप ईमानदार रहें। और कोई? हाँ, फोटो लगाना हो, फोटो तो वो भी गूगल से स्क्रीनशॉट लेकर ही लगा सकते हैं, खरीदना पड़ेगा कहीं से? नहीं लगा लो, ब्लॉग में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अगर किसी वेबसाइट का वो क्लिक करा हुआ है और उसे बेचना चाहे, मतलब वो नहीं चाह रही कि कोई उसे यूज़ करे, अगर सर अगर किसी एजेंसी ने हिंदुस्तान अखबार हो या अमर उजाला हो, कोई भी हो, उन्होंने का क्लिक करा हुआ फोटो है वो, अगर वो कॉपीराइट नहीं थे तो फिर क्या होगा? उठाते हैं सब लोग डिजिटल में, तो जितने भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है सब लोग गूगल से ही उठा रहे हैं, गूगल से ही सर्च कर लेते हैं, कॉपीराइट नहीं आता। स्टिल फोटोग्राफ पे कॉपीराइट नहीं आता। कोई बहुत बड़ा आपका कोई खास ऐसा एक्सक्लूसिव फ़ोटो है जिसे राइटर या किसी बड़ी एजेंसी ने अगर उसे जारी किया है और बहुत पॉपुलर एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ है कि साहब ये राइटर से ही रिलीज हुआ है, उस पर तो आ सकता है, वरना जनरल फोटोग्राफ्स पे कभी नहीं आता। हम तो ऐसे ही उठा के सब इस तरह से यूज करते हैं, थंबनेल वगैरह में लगाते हैं, सब जनरल फोटो यूज़ करते हैं वहाँ से।
समय लगा के अपना चैनल एक अच्छे मुकाम पे खड़ा कर लिया, तो उसके हमारे 3 स्ट्रीम होती है अर्निंग करने की, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर एडसेंस या फिर स्पॉन्सरशिप। इसके अलावा अगर हमारा कभी चैनल डिलीट हो जाता है तो उसके अलावा हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है कि वहाँ से हम अर्निंग कर सकें? नहीं, डिलीट क्यों हो जाएगा? डिलीट तो किसी अगर सब किसी बात पे हमारे हमने कोई स्ट्राइक 3 स्ट्राइक आने पे चैनल डिलीट हो जाता है, अगर वो स्ट्राइक आ जाती है उसके अंदर नहीं सर, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है, पता नहीं चलता, कभी कभी कोई स्ट्राइक आ गई किसी वीडियो पे, वो कोई पुरानी वीडियो पे भी आ सकती है जो हमें पता नहीं है उसका, हमने कुछ गलती पहले करी है, ठीक है, वो स्ट्राइक हमारे चैनल पे आज आ गई पर हमें पता नहीं चला उस चीज़ का, तो हमारा चैनल डिलीट हो गया, उसके बीच में हम कुछ ऐसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता चले। मेल आ जाता है और जब आप क्रिएटर्स स्टूडियो खोलते हैं बैकड्रॉप, ऊपर रेड कलर करके एक हाईलाइटेड कमेंट आ जाता है कि इस पे आपके इस वीडियो पे स्ट्राइक आया है, तो वो आपको पता लग जाती है। तो भाई उसके लिए 2 चैनल बना लो। वो डिलीट हो गया जो, वो तो गया। भाई मैंने तो देखो, आप अपना ही उदाहरण दिया आपको, मैंने 3 चैनल बनाए हुए हैं। अगर मेरा कोई एक डिलीट हो जाएगा तो मैं वही चीज़ फिर दूसरे पे करनी शुरू कर दूंगा। इसी तरह से ऑप्शंस बना के रखो अपने। नहीं, आप अपनी जो YouTube की ऑडियंस है उसे अपने फेसबुक से, बाकी चीज़ों से भी जोड़िए कि मेरी जो अपडेट्स हैं वो मेरी फेसबुक पे भी आती है, तो आप उसे फेसबुक पे लिख सकते हो कि मेरा वो चैनल डिलीट हो गया, आप नया चैनल सेलेक्ट कर लें, तो आप उस पर भी कर सकते हो। आप जोड़ सकते हो लोगों को। सोशल मीडिया से ही बताना पड़ेगा, आप चिट्ठी तो लिखोगे नहीं, फ़ोन कॉल तो कर नहीं सकते सबको। सोशल मीडिया से आपको जोड़ना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी जो अपडेट्स हैं वो मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आती हैं, और वहाँ पे आप बता सकते हो कि मेरा टेक्निकल रीजन्स से मेरा वो ब्लॉक हो गया है चैनल, वहाँ बता सकते हो। एडसेंस से ही अर्निंग होती है मेन। एडसेंस तो गूगल का है, वो वेबसाइट्स के लिए भी लागू होता है, ब्लॉग के लिए भी सेम वही है, और उस वही अकाउंट आप यूट्यूब पे भी चला सकते हो। मेरे तो सब जगह एक ही अकाउंट चलता है, और एक एडसेंस अकाउंट से आप 3 अकाउंट अटैच कर सकते हो। मेरे तीनों एक से ही हैं। और टचवुड, एक थोड़ी सी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो बैंक अकाउंट अपना दिया हुआ था, दिल्ली का बैंक अकाउंट जो कनॉट प्लेस में ECE हाउस में PNB की जो ब्रांच है, उसमें हमारा सैलरी अकाउंट था, उसी में मैंने यूट्यूब में दे दिया। अब सैलरी भी उसी में आ रही है, यूट्यूब के पैसे भी उसी में आने लगे। तो बैंक वालों का फ़ोन आया कि सर अब आपका अकाउंट जो है हम इसमें नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों? कि सर आपकी लिमिट से ज़्यादा पैसा आ रहा है। जितनी लिमिट सैलरी अकाउंट में हमने फ़िक्स की हुई है आपकी 22 लाख रुपए हमने फ़िक्स की हुई है, और आप ऑलरेडी 24 लाख इसमें ले चुके हो। तो अब हम या तो आप दूसरा अकाउंट खुलवा लो, या फिर इसके लिए एक रिटिन में हमें कुछ डॉक्यूमेंट दो, कुछ चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने SBI वालों से बात करी, एक SBI का अकाउंट था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है, तुम आने दो पैसा, हमारे यहाँ शिफ्ट कर दो। तो उसमें दूसरा अकाउंट उसमें चेंज कर दिया, अब SBI में आने लगा पैसा। तो अर्निंग तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले भाई यही सीखो कि मैं किस चीज़ पे होल्ड रखता हूँ और किस चीज़ पे मैं ज़्यादा चीज़ें बना सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। ये सब यूट्यूब के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और पिछले दिनों आप सब लोगों ने अखबारों में पूरे फुल पेज के ऐड देखे होंगे यूट्यूब के, पता नहीं किसी ने नोटिस किया है कि नहीं। यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा काम किया है हमारे देश की GDP के लिए। एक यूट्यूब करके फोल्डर होगा, वो वाला चलाना है। यूट्यूब ने कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिए थे पिछले दिनों, फुल पेज सारे अखबारों में छपे हैं, और इसमें हैशटैग ट्रेंड किया था बहुत सोशल मीडिया पर, क्रिएटिंग फॉर इंडिया। और मैं आज अपने जितनी भी पोस्ट डालता हूँ फेसबुक पे, जिन लोगों ने मेरी देखी होंगी, उसमें ये हैशटैग मैं ज़रूर लगाता हूँ। इसमें इन्होंने ये बताया कि यूट्यूब का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए वो 6800 करोड़ रुपए का है इकोनॉमी में। देखिए ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट दिखाओ। ये देखिए 6,83,900 फुल टाइम जॉब्स क्रिएट किए हैं। ये जो एक लेडी हैं, ये यूट्यूबर हैं, और ये और कोई काम नहीं करती हैं, केवल वीडियोस बनाती हैं अपने, जैसे मैं हूँ इसी तरीके से। बहुत बड़े बड़े क्रिएटिव लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, बहुत छोटे लेवल पे हैं अभी। इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया में कुछ लोगों ने अच्छी बड़ी नौकरियां छोड़ के
जो CEO की पोस्ट पे थे बड़ी बड़ी कंपनीज में, उन्होंने इसे प्रोफेशन के रूप में अपनाया। और एक ऐसे परिवार के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा एक पेज छापा पिछले साल। नोएडा की एक फैमिली है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, 2 भाई हैं, उनकी पत्नियाँ, बच्चे, पूरी फैमिली सब के सब यूट्यूबर्स हैं। उन्होंने 2 फ्लैट लिए हुए हैं, अंदर से अटैच किया हुआ है उन्हें, और एक में वो रहते हैं नोएडा में, और दूसरे में हर रूम में उनके स्टूडियो बना हुआ है, हर रूम में स्टूडियो है। किसी में कुकरीज आइटम हैं, किसी में डांस का कुछ बना रहे हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो अपने व्लॉग्स करते हैं, अपने स्पीच देते हैं उसमें, और वो बता रहे थे कि उनकी जो अर्निंग है पर मंथ करोड़ में है। नेक्स्ट दिखाओ। ये वो फिगर है जो इन्होंने सभी चैनल्स पे इन्होंने बताया था कि हमारे यूट्यूब क्रिएटिव इकोसिस्टम सपोर्टेड फुल टाइम जॉब्स 2020 में केवल 1 साल में, ये कोविड काल में बहुत ज़्यादा हुआ है, ये सब घर में बंद रहे, सब यूट्यूबर बन गए। आपने देखा होगा कि वो घर में कुछ खाने के लिए बना रहे हैं, उसे वो सब शूट करते हैं। मेरी भांजी है वो वही बनाने लगी, और उसके भी 10,000 सब्सक्राइबर हो गए धीरे धीरे, ऐसे ही करते हुए सब यूट्यूबर बन गए। तो इन्होंने बताया, इस देश को बताया, अभी जब सवाल उठते हैं कि सोशल मीडिया की आज़ादी कितनी ज़रूरी है इन सब चीज़ों को लेकर, तो इन्होंने कहा है कि हम केवल सोशल मीडिया नहीं हैं, हम इंडस्ट्री हैं, हम देश को इतना योगदान हर साल दे रहे हैं और इतनी हमने लोगों को जॉब दे दी है। ये अलग अलग भाषाओं में इन्होंने दिया। किसी साउथ का अखबार है, विजय क्या नाम है इसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें भी इन्होंने ये ऐड दिया था, और ये बताया था इन्होंने कि 6800 करोड़ रुपए की GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की। तो सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने लिए नहीं करना तो सोच लो देश के लिए ही कर लेते हैं। मैं थका नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे यार 1 घंटा हो गया, बहुत हो गया, है ना। मैं तो 50 मिनट 60 मिनट रोज़ बोलता ही हूँ, मुझे तो आदत है ऐसे ही बोलते रहने की। मैं तो, आप अगर पूछते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि सभी के टाइम बाउंडेशन कुछ ना कुछ होगी, कहीं आप लोगों को लेक्चर वगैरह कुछ होंगे, कहीं और जाना होगा। तो धन्यवाद। और जो भी है, आप सब लोग इसके बारे में मुझसे कभी भी पूछना चाहें, लव जी के पास मेरा नंबर है, आप नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।